So welcoming you back to the class number 2 of the GST amendments। और ये amendments हम supplement के अलावा extra जो हमारे notes हैं उसमें से cover up कर रहे हैं and these amendments are also important for the paper point of view for the December 2020 attempt and in these amendments we are covering all the amendments of previous 1 to 1.25 years। ठीक है, previous 1 year और एक क्वार्टर और हम ले रहे हैं। सो विच एवर आर द रेलिवेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जीएसटी अमेंडमेंट नंबर 8, चैप्टर है जी ये प्लेस ऑफ सप्लाई का, पेज नंबर है 6.39। इसमें एक सर्कुलर गिवन है और वो कहता है कि जी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, कौन सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उस केस के अंदर सेक्शन 13, मैंने कल भी बताया था जी, सेक्शन 13 तब लगता है जब रेसिपिएंट और द सप्लायर ऑफ द सर्विस में से कोई एक इंडिया के बाहर का हो। तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है, थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि जी अगर रिसर्च इंडिया में हो रही है, मतलब सप्लायर इंडिया का है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, ठीक है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, इन दैट केस उन्होंने कहा कि जो पीओएस है वो इंडिया के बाहर बनेगा। एलओआरएस को पीओएस बनाया जी, सभी के अंदर पढ़ लेते हैं, मैंने वैसे ही आपको ब्रीफ कर दिया। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन और द नॉन टैक्सेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13, हमने एम्पावर किया था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो पीओएस के लिए नोटिफाई कर सकती है। उस पावर को यूज करते हुए उन्होंने नोटिफाई किया कब, 1 अक्टूबर 2019 को। और उन्होंने कहा कि जी अगर व्हेन अभी सेकंड पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जिसमें कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज दी जा रही हैं। सबसे पहले सर्विसेज कौन सी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और नीचे हमने सारी बताई है जी 1 से लेकर 10 तक कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस किस तरह की सर्विसेज दी जाती है। आर&डी के अंदर कौन सी 10 सर्विसेज हम देते हैं। व्हेन सप्लाइड, ये एक्सपोर्ट का केस है जी, व्हेन सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जब कोई इंडियन पर्सन सप्लाई दे रहा है किसको, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठे हुए रेसिपिएंट को, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट का केस हुआ, इंपोर्ट का केस नहीं है, एक्सपोर्ट का केस है, क्योंकि सर्विसेज कौन दे रहे हैं, इंडियंस, किसको दे रहे हैं, टू अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हैव नोटिफाइड इन द सर्विसेज फॉर व्हिच पीओएस हमने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको सीधा ही पीओएस वाला कॉलम पढ़ाता हूं। पीओएस वाला जो कॉलम है, अगर आप अगले पेज पे देखिए, इस पेज पे 3 नेचर ऑफ सर्विसेज गिवन है, अगले पेज के ऊपर बाकी 7 गिवन है, सभी के अंदर एक ही पीओएस डिसाइड किया गया। तो पहले पीओएस पढ़ लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी पढ़ लेंगे। पीओएस पढ़ लेते हैं, कहता है व्हेन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज दी गई टू अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो कि हमने आपको बताया है 1 से लेकर 10 तक, इन दैट केस, ऑल दीज केसेस में जो पीओएस है वो कहां पर बनेगा, सॉरी किसने किसको दी है, पहले दोबारा से बता रहा है कि अ पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो पीओएस क्या बनेगा, शेल बी द एलओआरएस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। और रेसिपिएंट कहां का है, मैंने आपको बताया जी आउटसाइड इंडिया का है, हेंस इसके ऊपर ये एक्सपोर्ट बन जाएगा जी, ये एक्सपोर्ट बन जाएगा और जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर ये आ जाएगा। लेकिन वो कहता है आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी शर्तें, नंबर 1, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्सेबल टेरिटरी इज प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रोवाइडर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो वो कहता है कि रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, वेरी वैलिड। सेकेंड वो कहते हैं कि जी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट है उसकी सारी सर्विसेज, सारी कंडीशंस पूरी कर देते हैं एक्सेप्ट द पीओएस। मैं ना आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करवाता हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में कहते हैं 3 कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, जो रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर का होना चाहिए, और पीओएस इंडिया में बनना चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल वाइस वर्सा बनता है।
क्या बनता है कि जो सप्लायर है वो इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का होना चाहिए और पीओएस इंडिया के बाहर बनना चाहिए। वो कहता है कि जी आप उन तीन में से दो कंडीशन पूरी कर दो, पीओएस वाली को छोड़ दो क्योंकि पीओएस का तो पॉइंट चल रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों आपकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो हमने कहा वो तो हमारी ऑलरेडी पूरी है। तो वो कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज की सच अदर कंडीशंस, वो आपकी सारी पूरी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट के अंदर एक कंडीशन और भी है कि आपको जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए, ये रुपीज में नहीं आ सकती। आपको जो पेमेंट है आउटसाइड इंडिया से आती है वो फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। सो इन दैट केस वो कहता है बाकी सारी शर्तें आप पूरी कर दो एक्सेप्ट पीओएस वाली शर्त को छोड़ देना, तो बाकी सारी शर्तें। तो इन्होंने कुछ खास शर्तें बताई भी नहीं। वो कहता है कि जी हम पीओएस को एलओआरएस बना देंगे, मतलब इंडिया के बाहर बना देंगे। दो शर्तें, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी शर्तें पूरी होती हों, बाकी सारी पीओएस को छोड़ के। ठीक है। सो नेचर ऑफ सप्लाई फास्ट रीड है जी, मैं एक बार ये आपको पढ़ा देता हूँ। इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेट, इवैल्यूएशन ऑफ द एफिकेसी ऑफ द न्यू केमिकल और द बायोलॉजिकल एंटिटी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, तो उसी से रिलेटेड है कि मेडिसिन और ये सारे टेस्ट, इनको एक्सप्लेन किया गया है कि ये कौन सी है। तो मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ने के लिए रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपने पढ़ने तो एक बार रीड कर लीजिए, इसको मेमोराइज और बहुत डेप्थ में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये 10 के नाम ही एक बार पढ़ ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवैल्यूएशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द नोवेल केमिकल बायोलॉजिकल एंटिटीज इन विट्रो एसेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकिनेटिक्स of the new chemical entities, safety assignments of the toxicology, stability studies, bioequivalence and the bioavailability studies, clinical trials and the bioanalytical studies। तो इन 10 में ये सारी की सारी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को दे रहे हैं। कौन दे रहा है? पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो हमने कहा कि इसमें पीओएस कहाँ पे बनाया गया? इंडिया के बाहर। कैसे? उन्होंने कहा एलओआरएस, क्योंकि एलओआरएस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का था। दो शर्तें पूरी करना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता हो और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। अमेंडमेंट नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पेज नंबर है 7.4। मैं आपको ना पहले भी जब पढ़ाता हूँ तब ये बात बताता हूँ कि फॉरेन गोइंग टूरिस्ट को भी अगर आप कोई सामान दे देते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले ये लाइन को डिकोड करेंगे फिर अमेंडमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। फॉरेन गोइंग टूरिस्ट, एक टूरिस्ट इंडिया में आया था जी और अब वो इंडिया से बाहर वापस अपने देश को जा रहा है। अगर आपने उसको कोई सामान बेच दिया तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो टूरिस्ट जो है वो इंडिया के बाहर जा रहा था और वो आपका सामान अपने साथ अगर ले गया, इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो वो कहता है कि जब कभी भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इमिग्रेशन के बाद, ठीक है, 2 बार शॉप्स आती हैं, एक बार खाने पीने की और कुछ शॉप्स पहले होती हैं। फिर जब आप बोर्डिंग सारा लगेज वगैरह अपना दे देते हैं, इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह सारा अप्रूव आपका हो जाता है, वीजा के ऊपर स्टैंप लग जाती है। इन दैट केस इमिग्रेशन के बाद जब आप प्रॉपर रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपके पास सिर्फ अपना हैंड बैग होता है, सारा लगेज आपका लॉजिंग के अंदर चला गया, आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाता है, आपकी टिकट वगैरह सारा आईडी प्रूफ सब कुछ चेक करके आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाता है कि गेट नंबर फलान से आपने इतने बजे इस फ्लाइट के अंदर बैठ के इंडिया के बाहर चले जाना है। सो दैट इज इमिग्रेशन के बाद अलग से लॉन्च होता है। वो कहते हैं उस लॉन्च में जौन सी दुकानें हैं, अब वो लोग तो फॉर श्योर इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी तो इमिग्रेशन भी हो चुकी है, अब वो तो मतलब अप्रूव हो चुके हैं, अब वो तो फ्लाइट में बैठेंगे और जाएंगे ही जाएंगे। तो वो कहता है वो वाली शॉप जो कि इमिग्रेशन के बाद एयरपोर्ट के अंदर हैं, ठीक है, अगर वो ये बात कहते हैं कि सर हम एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जितना भी सामान बिक रहा है वो सारा का सारा फॉरेनर्स तो मैंने गलत वर्ड बोल दिया, फॉरेन गोइंग पर्संस को जा रहा है, जो लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर ये एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई है, हमें रिफंड दे दीजिए, जो हमने परचेज के वक्त जीएसटी पे किया है वो हमें रिफंड दे दीजिए, बस उसको लेकर अमेंडमेंट है और अलाउ किया गया है। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाई है।
उन कंडीशंस में से एक कंडीशन मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रबलसम है, बाकी सब तो बड़ी आसान है। फाइन, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? रीड करते हैं। Explain the procedure of the refund of taxes to the retail outlets. कहां पर established है? Departure area of the international airport beyond the immigration counters, making the tax-free supplies on the outgoing international tourist. तो हमने कहा कि जी सीधा पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आ रहा हूं। Retail outlet established beyond the immigration counter of the international airports can claim the refund. तो वो कहता है कि retail outlet established in the departure area of the international airport beyond the immigration counters supplying the indigenous मतलब local, ठीक है, goods to the outgoing international tourist, ठीक है, फॉरेनर्स नहीं लिखा चाहिए, इंडियंस भी हो सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी जा रहे हैं, हु इज लीविंग इंडिया शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन इट बाय द इनवर्ड सप्लाई ऑफ द सच गुड्स। और वो कहते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट कौन से हैं? कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए थे, उनको आपने बेचना है, ठीक है। सो जो चीज की कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई थी। इंडियंस को अगर बेचा तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, आपने फॉरेनर्स को ही देना है। इंटरनेशनल टूरिस्ट उसने बता दिया थी जो कि इंडिया के अंदर, ये ना आगे की कंडीशंस में भी सेटिस्फाई हो जाना था, क्योंकि इसने पता है क्या कहना था, ये आगे जाके कहेगा कि आपकी जो रिसीट है वो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। अब देखिए अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर घूमने जा रहा है तो वो वहां पे डॉलर्स थोड़ी ना पे करेगा, अगर उसने कोई सामान वहां से खरीद भी लिया तो वो तो रुपीज पे करेगा, तो वैसे भी उसकी कंडीशन पूरी नहीं होनी थी। तो उसने क्या कहा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को देना। इंटरनेशनल टूरिस्ट कौन है? कहता जो इंडिया में आया था सिर्फ घूमने के लिए, मैक्सिमम नॉट मोर देन 6 months फॉर द लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट, यहाँ पे शिफ्ट होने भी नहीं आया था, ठीक है, सिर्फ घूमने के लिए आया था और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का उसका स्टे है जो इंडिया में, अब वो वापस अपने देश जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड 10B के अंदर आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेल एंड परचेज इनवॉइसेस, तो वो कहता है सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द इनवॉइसेस issued for the supply for the month or the quarter as the case may be along with the purchase। तो सेल और परचेज के सारे इनवॉइसेस आपको देने रहेंगे। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, कहता है कि जी रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा इफ द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स वर रिसीव्ड बाय द रिटेल आउटलेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस। जब आपने परचेज किए थे तो टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। B2B की ट्रांजैक्शन हो, वो भी रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हो, और टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब परचेज के वक्त आपने टैक्स पे किया था। सेकंड, द गुड्स वर सप्लाइड बाय द रिटेल आउटलेट टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, ठीक है जी, इंटरनेशनल टूरिस्ट सिर्फ वही हुआ जी फॉरेनर, अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई हम आपको कहते हैं, तो आपने उनसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना है। नेम एंड द GSTN नंबर ऑफ द रिटेल आउटलेट इज मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस फॉर द इनवर्ड, और वो कहते हैं कि जो आपके परचेज के बिल हैं उसके ऊपर आपका नाम और आपका GSTN नंबर लिखा होना चाहिए, एंड एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। और वो कहता है कि जी द प्रोविजन ऑफ द रूल 92, तो आपके ऊपर म्यूटाटिस एंड म्यूटांडिस लगेगी एज इट इज। सर जो आपने फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट बताया उसको इसके साथ रिलेट करके बता दो एक बार फिर से। कंडीशंस को एक बार दोबारा सारी की सारी कर लेते हैं जी। वो कहता है कि आपकी जितनी भी परचेजेस हो वो रजिस्टर्ड डीलर से, रजिस्टर्ड सप्लायर से होनी चाहिए, और टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 के अंदर 2 शर्तें हैं। एक वो कहता है कि आपने जो बेचना है वो सिर्फ आउट गोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को ही देना है। देखिए मेरी नजर में ये बहुत सेंसिबल प्रोविजन है। लेट से मैं वहां पर घूमने जा रहा हूं, ठीक है, मैं सिंगापुर घूमने जा रहा हूं फॉर 10, 15, 20 डेज के लिए, और मैं उस शॉप से कुछ खरीद लेता हूं। आप कहेंगे कि सर ये एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन मैं वापस भी तो आऊंगा इंडिया के अंदर, ठीक है, और जब मैं आऊंगा तब मैं इसे शायद GFA जनरल फ्री अलायंस के अंदर, ठीक है, बोनाफाइड बैगेज कहकर अपने साथ इंडिया के अंदर दोबारा, तो बेसिकली ये तो गुड्स जो थे सिर्फ 10 दिन सिंगापुर के लिए गए और वापस इंडिया में ही आके बस गए, ठीक है, फिर आपने इसे एक्सपोर्ट नहीं कहना। तो वो कहते हैं कि आपने ये किसको बेचा हो? नंबर 1 आउट गोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को, जो कि इंडिया में आया था,
ज्यादा से ज्यादा उसका स्टे इंडिया में 6 महीने का था और नॉन इमिग्रेंट पर्पस यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए नहीं आया था, घूमने फिरने या किसी भी काम के लिए आया था वो हमें नहीं पता। आज वो इंडिया से बाहर वापस जा रहा है और वो इस शॉप वाले को फॉरेन एक्सचेंज पे करके जा रहा है। तीसरा तो कहता है टैक्स इनवॉइस पे आपका नाम, पता, एड्रेस और जीएसटीएन नंबर लिखा होना चाहिए और एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। अगर आप ये सारी शर्तें पूरी कर देते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड। अमेंडमेंट नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 TOS टाइम ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 8.9 एज पर योर नोट्स। आपको ना मैं इनकम टैक्स में करवाता हूँ जिसके अंदर हम करते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसमें मैं कहता हूँ जगह आपकी, डेवलपर मैं हूँ, डेवलप मैं कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह खरीदने के पैसे नहीं, आपके पास बनाने के पैसे नहीं। लेट अस से यू आर अ पुअर फार्मर, लेकिन आपके पास बड़ी प्राइम लोकेशन पे 5 एकड़ जगह है, एग्रीकल्चर से आपका गुजारा होता नहीं। आई एम द डेवलपर और मैं आपको अप्रोच करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर मैं फ्लैट्स बना देता हूँ 500, ठीक है। 200 फ्लैट आप रख लेना, 300 फ्लैट मैं रख लूंगा। 200 फ्लैट बेच के जो भी पैसे मिलेंगे वो आपके, जो 300 फ्लैट बेच के जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरे, ठीक है। अगला कहता है कि सर फ्लैट बनाने में 2, 4, 5 साल लग जाएंगे, कुछ एडवांस दे दो, मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। इन दैट केस हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, 20 लाख रुपए आपको एडवांस दिए, ठीक है। और 200 फ्लैट तो आपको देंगे कि आप रिच तो होने वाले ही हो, 20 लाख रुपए हमने आपको एक्स्ट्रा भी दिए। सबसे पहली बात, इसके ऊपर GST लगेगा, ठीक है। अब हम सप्लाई के चैप्टर में नहीं है ये देखने के लिए कि GST लगेगा कि नहीं, हम कौन से चैप्टर की अमेंडमेंट कर रहे हैं। TOS के अंदर नोटिफिकेशन आई जिसने कहा कि जी टाइम ऑफ सप्लाई बताए, टाइम ऑफ सप्लाई बताए, ठीक है। मैं आपको अगर इनकम टैक्स की बात बताऊं ना तो इनकम टैक्स वालों ने कहा था कि जी जिस दिन ये कंप्लीट होगा या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी उस दिन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि उससे पहले ही अगर आप टैक्स लगा देंगे तो ये ट्रांजैक्शन शायद 200-400 करोड़ की होगी, जिसके ऊपर 20% भी अगर आपने टैक्स लगा दिया तो टैक्स बहुत बड़ा बनने वाला है। और वो बंदा कहता है कि सर, कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। सो अभी कुछ हुआ ही नहीं, पहले ही पैसे हम कहां से दे देंगे आपको, कुछ होने तो दो। इन्होंने भी TOS वैसे ही बनाया, ठीक है। इन्होंने भी TOS क्या कहा कि अगर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट है जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कैश मिलेगा, या कोई आपके लिए डेवलप कर रहा है या आपको सर्विसेज दे रहा है, व्हाटएवर द केस में भी, जिस दिन वो फ्लैट बन के तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे, जिस दिन CC मिल जाएगा, दैट इज अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिस दिन मिल जाएगा। हमने कहा सर हम तो इंटेंशनली CC लेते ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जो 20-20 साल हो गए जी डेवलप हुए और लोग रह रहे हैं जी उसके अंदर, लेकिन आज तक उन्होंने CC नहीं लिया। तो वो कहते हैं कि जी CC और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, हम CC की वेट नहीं करेंगे। जब पहली बार यहाँ पे कोई भी रहने के लिए शिफ्ट हो गया, दैट इज द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। वो रहने के लिए शिफ्ट कैसे हो गया, मतलब कंप्लीट है तभी तो रहने आ गया। अगर दीवारें नहीं बनी, अगर दरवाजे नहीं लगे, अगर खिड़कियां नहीं लगी तो कोई रहने कैसे आ जाएगा। मतलब कंप्लीट है, पानी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो कोई रहने आ गया। तो वो कहते हैं CC और द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर शेल बी द TOS, दैट इज द नोटिफिकेशन। TOS in case of TDR, that is a transfer of development rights. FSI, that is the floor space index, and the long term lease, ठीक है जी। आपने किसी को डेवलपमेंट राइट्स दे दिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से या फिर उसे लीज पे दे दिया। फॉर क्यों दिया जी आपने, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल अपार्टमेंट। वहां पे कंस्ट्रक्शन करेगा, चाहे लोगों के रहने के लिए या फिर मॉल शॉल कुछ बनाना चाहता है जी, कॉमर्शियल कुछ बनाना चाहता है। तो TOS shall arise on the date of issuance of CC or the first occupancy whichever is earlier। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, पढ़ लेते हैं जी अब जल्दी से क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं। The central government on the recommendation of the council hereby notifies the following class of the registered person shall प्रमोटर कौन है मैं बता देता हूं जी। दो मेरी एग्जांपल में, एक डेवलपर है और एक फार्मर है। ये डेवलपर की बात कर रहा है, बिल्डर की बात कर रहे हैं जी। प्रमोटर कौन है, बिल्डर, जो बिल्डिंग खड़ी करेगा। फार्मर की बात नहीं कर रहा।
ये जो प्रमोटर है प्लीज सोच के बताना, ये सप्लायर है कि रेसिपिएंट है? हाउ मेनी ऑफ यू से रेसिपिएंट, हाउ मेनी ऑफ यू से सप्लायर? ही इज द रेसिपिएंट, ठीक है जी, और ये पे कर रहा है उसको, ठीक है। जो पे करता है ना, मतलब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रेसिपिएंट के अंदर या सप्लायर के अंदर, हमेशा देखना कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है। सो पे कौन कर रहा है? डेवलपर, बिल्डर उस फार्मर को पे कर रहा है क्योंकि उसने इसको अपने राइट्स ट्रांसफर किए हैं। ही इज द सप्लायर एंड ही इज द रेसिपिएंट। पे कैसे कर रहा है? या फिर कैश में, या फिर फ्लैट्स में, या फिर अपनी सर्विसेज के द्वारा। पढ़ते हैं जी। अ प्रमोटर हु रिसीव्स, इससे पता लगा कि ये रेसिपिएंट, हु रिसीव्स द डेवलपमेंट राइट्स, इसको वो डेवलपमेंट राइट्स मिले हैं या एफएसआई मिला है, इंक्लूडिंग द एडिशनल एफएसआई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कब से लगनी शुरू हुई? 1 अप्रैल 2019 से, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट अगेंस्ट द कंसिडरेशन पेएबल और पेड बाय हिम होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ, और वो कैसे पे कर रहा है? अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के द्वारा। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाकर दे रहा है, और शायद कैश भी थोड़ा बहुत दे रहा है। दोबारा से आ रहा है, प्रमोटर हु रिसीव, सेम बात आ रही है जी। तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? देखिए वो कुछ भी पे कर रहा हो सकता है, प्लीज मेरे साथ ये रहना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्लाइटली। नंबर 1, वो कैसे पे कर रहा है? आपको ये रेसिपिएंट और सप्लायर वाला तो समझ में आ गया। तो हमने उसे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स दिया, टीडीआर दिया या लॉन्ग टर्म लीज पे अपनी जगह दी कि आप यहाँ पे जगह बनाओ, और वो हमें कैसे पे कर रहा है? कंसिडरेशन पेड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वो मेरे लिए अपार्टमेंट्स बनाकर दे रहा है, या फिर मेरे को कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन दे रहा है, या फिर कई बार मेरे को अपफ्रंट पेमेंट कर देता है। मैंने आपको बोला ना कि कई बार फार्मर कहता है कि सर मेरे तो 5 साल निकलने नहीं जगह के बिना, तो हमने कहा कि जी प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी नाम से आपने उसे कोई भी अपफ्रंट पेमेंट की है, सभी अमाउंट्स के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, शेल अराइज ऑन द डेट ऑफ। तो उसने 5 साल पहले जो 20 लाख रुपया भी दिया, उसके ऊपर टैक्स कब लगेगा? 5 साल के बाद। आज जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर वो कहता है कि जी शेल अराइज लायबिलिटी टू पे द CGST, liability to pay the CGST shall arise on the date of issuance of the CC of the project by the competent authority or the first occupation whichever is early। तो 5 सालों के दौरान उसने जो कुछ भी पे किया बिल्डर ने उस फार्मर को, तो वो कहता है कि जी उस सब के ऊपर TOS कब बनाया? एट द एंड। Are we good? नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 11 है जी हमारे पास, चैप्टर नंबर 9 वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 9.7। EMI वो कहता है कि जी आजकल बड़ी चलती है, ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स कैसे लगे? सुनते हैं जी। 2 ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं जी। लेटर से आपने स्टोर सुने क्रोमा के, ठीक है, टाटा के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, क्रोमा, CROMA, नहीं सुने? बड़े कॉमन है जी। पहले इधर था भी सिल्वर आर्क के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है, बंद हो गया वो, बट 2-4 साल था वहां पे। तो क्रोमा जो है एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, जैसे रिलायंस डिजिटल है, ठीक है, जिसके अंदर आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये सब ले सकते हैं। इसी तरह से टाटा वालों का क्रोमा है, ठीक है। आज भी बहुत सारे आउटलेट है, लुधियाना में फॉर द टाइमिंग अभी कोई नहीं है, ठीक है। सो लेटर से मैं क्रोमा पे जाता हूँ और वहां पर मेरे को एक फोन पसंद आता है जी, 40,000 रुपए का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर 2 ऑप्शंस, या फिर तो आप कैश में ले लीजिए 40,000 का, या फिर
आप 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो आपको 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वॉट एवर ऑप्शन यू वांट टू पे आप उस तरह से कर सकते हैं। प्लस अगर आप डिले कर देंगे कोई भी इंस्टॉलमेंट तो हम आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा और चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ड्यू डेट पे हमें 11,000 नहीं दिए तो ड्यू डेट के बाद वो 11,500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने कहा सर बस ये बता दो जीएसटी कितने पर लगाए, ठीक है। तो हमने कहा कि जी ग्रॉस अमाउंट पे, ठीक है। अगर तो वो कैश ले जाता है तो 40,000 पे, अगर वो ईएमआई करवाता है तो 44,000 के ऊपर, और अगर वो लेट पेमेंट करता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी वो लेट पेमेंट करता है और 500 रुपए आप उसे एक्स्ट्रा ले रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी लवाए और चार्ज करना पड़े। ये बात क्लियर है? सेकेंड, प्लीज ट्राई टू स्टे विद मी। हमने कहा कि सर एग्जाम्पशंस के चैप्टर के अंदर एंट्री नंबर 27 है, एंट्री नंबर 27 है, जिसने बोला इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। कल आपने पूछा भी था कि सर इंटरेस्ट का अगर किसी का बिजनेस हो या वन टाइम ट्रांजैक्शन हो व्हाटएवर, तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर हमने कहा कि सर हम तो लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर के अंदर क्लैरिफिकेशन उन्होंने डाली कि अगर तो आप अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं फिर इसको इंटरेस्ट का नाम नहीं दिया जाएगा और 44,000 के ऊपर। हमने कहा सर कौन से केस में जीएसटी नहीं लगेगा वो बताओ, ठीक है। दूसरा लेते हैं, इधर घुमार मंडी के अंदर राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, सैमसंग के ऑथराइज्ड डीलर है, उनके पास हम गए और हमने कहा कि ये फोन टीवी वॉशिंग मशीन जो भी सैमसंग का आता है वो हम लेना चाहते हैं। तो हमने कहा सर फाइनेंस हो जाएगा? कह रहे सर देखो आते ही आपने देखा नहीं बजाज फाइनेंस वाले बैठे हैं, ठीक है, आप उनसे लोन ले लो, हम नहीं लोन देते, ठीक है, आप उनसे लोन ले लो बजाज फाइनेंस से। इन दैट केस आप उनसे 40,000 का लोन ले लो, वो 40,000 रुपए हमें अभी दे देंगे, ठीक है। फिर आपने उनको 4 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 8 इंस्टॉलमेंट देनी है कि 20 इंस्टॉलमेंट देनी है, ब्याज वो चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मेरे को नहीं पता। इन दिस केस अगर आपने 44,000 बजाज फाइनेंस को दिए हैं फिर वो कहता है कि जी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। वो कहते हैं सर मेरे को तो 40,000 मिले हैं, सैमसंग के ऊपर जीएसटी है, बजाज फाइनेंस कहते हैं सर मेरे को तो इंटरेस्ट इनकम है, अलग अलग हो गए जी। जब ये दोनों एक ही जन कर रहे थे क्रोमा या रिलायंस डिजिटल वाले फिर तो इंक्लूसिव है, लेकिन अगर ये दोनों जन आपने अलग अलग कर दिए फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। माइंड माय वर्ड्स, बजाज फाइनेंस ने कहा कि सर अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दी पीनल इंटरेस्ट लगाऊंगा 1% एक्स्ट्रा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। पहले तो मैंने कहा ऊपर अगर मैं 500 रुपए लगा रहा था रिलायंस डिजिटल वाला या फिर क्रोमा की केस के अंदर फिर वो भी इंक्लूडेड था, लेकिन फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को तो सिर्फ 40,000 रुपए ही मिले हैं। अब ये जो इंटरेस्ट है या लेट पेमेंट के ऊपर पीनल इंटरेस्ट है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, आपको अलग अलग ये करना पड़ेगा। फाइन, तो आई बिलीव सेकेंड ऑप्शन इज इवन बेटर, उसमें मेरा जीएसटी बच रहा है, ठीक है। तो गुड्स भी मेरे सस्ते हो जाएंगे, कहाँ 40,000 पे जीएसटी है, कहाँ 44,000 पे जीएसटी है। दोनों केसेस समझ में आए आपको? पहले फर्स्ट केस पढ़ते हैं जी। एक्स ने एक मोबाइल फोन बेचा जी वाई को, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 40,000, हाउएवर एक्स ने ही ऑप्शन दे दी वाई को कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना 11,000 रुपए हर महीने बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स 44,000 रुपीज आप पे कर देना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फर्दर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी डिले तो 500 रुपए में आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। ये तो हुआ केस नंबर 1। अब एक्स खुद ही ये सारा काम कर रहा है लेकिन थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या करता है, कहता है कि जी एक्स ने 40,000 रुपए मोबाइल के लिए लिए और लोन देने के लिए 4,000 रुपए का अलग से बिल काट दिया और उसमें कह भी दिया सर मैं 2.5% ले रहा हूं, 40,000 का 2.5% 1,000 रुपया।
40,000 का 2.5%, 1,000 रुपया मैं हर इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, और अगर कोई डिले करता है तो 500 रुपए। हमने कहा सर नो मैटर, ये तो कोई डील थी नहीं कि सिंगल इनवॉइस है कि आप मल्टीपल इनवॉइस कर रहे हो। इन्होंने क्या किया, मोबाइल का 40,000 का इनवॉइस अलग काट दिया और कहा कि सर इंटरेस्ट लेता हूं मैं अपने कस्टमर से, और उसके ऊपर हमने कहा सर क्योंकि यहाँ पे गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इकट्ठे हैं, हम ये बाइफिकेशन नहीं करने देंगे। कहता है कि CGST, the amount of the penal interest is to be included in the value of supply. The transaction between X and Y for the supply of taxable goods. Transaction है क्या taxable goods की, और वो अगर penal interest है तो उसको भी include कर लिया जाएगा। लास्ट में क्या कहता है, irrespective of the manner of invoicing। आप invoice एक काटो या अलग अलग काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। बचना है तो क्या करो, X ने Y को मोबाइल फोन बेचा, मोबाइल 40,000 का है, Y has the option to avail a loan at the rate of 2.5% per month for the purchase of the mobile from ABC Limited, Bajaj Finance। In my example, Bajaj Finance से हमने कहा कि आप उनसे लोन ले लो, हमारे पास कोई लोन की ऑप्शन नहीं है। समझ में आया आपको? The terms of the loan from the Messrs ABC Limited allows the Y a period for 4 months, और उसके अंदर हमने कहा कि 2.5% का लोन है, अगर डिले कर दोगे तो 7.25% पीनल इंटरेस्ट अलग से लगाएंगे। अब वो कहते हैं कि जी नाउ वो कहते हैं जो इंटरेस्ट या पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बिटवीन द वाई एंड बजाज फाइनेंस, वो कहते हैं कि जी वो अब सीरियल नंबर 27 ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए 12/2017, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है एग्जम्पशन की, कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट हैं, तो उसमें बहुत लंबी सारी सीरियल ऑर्डर्स हैं। तो सीरियल नंबर 27 ऑफ ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। Accordingly, the penal interest charged on a transaction between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to the GST because ये उस exemption के अंदर कवर अप हो जाएंगे और टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 40,000 की ही रहेगी। फाइन, नॉट फाइन? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? जब हम उसको जो हमारी क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में वहाँ पे लिखा है कि कंसिडरेशन के ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा लगेगा दैट इज लिएबल टू टैक्स, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो ये क्या है फिर? तो जो बात आप बोल रहे हो उसी में तो आंसर है। उसी के लिए वजह से तो पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा कि X ने Y से 40,000 के ऊपर जो भी चार्ज कर लिया लेविएबल टू द जीएसटी। लेट पेमेंट चार्जेस हो, डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बट वो टैक्स था ऑन द रिसीट एट द टाइम ऑफ रिसीट। क्योंकि आज जब मैं उसे गुड्स बेच रहा होता हूँ तब हम वो कहते हैं कि जी हमने उसे बोला 2 महीने में पेमेंट कर देना, नहीं तो इंटरेस्ट लगाएंगे या लेट पेमेंट चार्जेस लगाएंगे, तो उसमें हम कहते हैं कि जी आप उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो योर क्वेश्चन कंटेन्स द आंसर। क्या कंफ्यूजन है? बट आई एम सेइंग दिस कि जो नीचे उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज वालों ने जो सर्विसेज दी दैट इज एक्चुअली द सप्लाई आल्सो ना, हम उसको सप्लाई ऑफ द बजाज फाइनेंस, हम उसको ये कहते हैं। तो हम ये तो चीज़ कहते हैं कि जहाँ पे हमारे वो क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमारे सेक्शन 15 हमको ये तो कहते हैं कि जब सप्लाई के ऊपर कंसिडरेशन के अगेंस्ट अगर हमको उस कंसिडरेशन के ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट विल फॉल अंडर द एम्बेड ऑफ द जीएसटी। सो माय क्वेश्चन इज कि इफ द बजाज वाले इज डूइंग द सप्लाई देन व्हाई आर नॉट दे चार्जिंग द इंटरेस्ट? क्योंकि मैंने एंटिटी अलग अलग कर दी। मैं फिर से बोल देता हूँ, लेटर से मैंने एक गाड़ी ली 10 लाख की, ठीक है जी, फ्रॉम कार डीलर, ठीक है। और जब मैंने उनको बोला कि सर फाइनेंस, कहता है कि सर देखो हॉल के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक, एसबीआई सारे डेस्क लगाकर बैठे, जिस मर्जी से आप फाइनेंस करवा लो, ठीक है। फाइनेंस में जब मैंने उसके अंदर 50 या 60 किस्तें करवाई 5 साल के अंदर मैं पे करूंगा, तो मेरे को गाड़ी पड़ रही है 14 लाख की, ठीक है। उस होंडा के डीलर को वो कितने रुपए मिले? 10 लाख। कह रहे सर मेरे को तो 10 लाख मिल गए और आज मिलते, मैंने तो गाड़ी कैश में बेची, गाड़ी गई 10 लाख आ गई, बात खत्म, ठीक है। अब आप वो फाइनेंस में बैंक को 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा डीलर को नहीं मिल रहा, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है उसको 10 लाख ही मिल रहे हैं। उसको अगर 500 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल रहे होते तो मैं जीएसटी लगा देता। वो कहते हैं सर मेरे को तो कभी भी ज्यादा नहीं, मैं सबको बताते फिर रहा हूँ कि गाड़ी मेरे को 14 लाख की पड़ी, बट वो कहते हैं मेरे को तो 10 लाख ही मिले हैं। तो 4 लाख एक्स्ट्रा कहाँ गए? बैंक क्यों गए? ब्याज एग्जाम थे, लेकिन ऊपर एक्स को ही एक्स्ट्रा मिल रहे थे।
फर्स्ट केस के अंदर एक्स को ही एक्स्ट्रा मिल रहे थे बाय नेम ऑफ पेनल इंटरेस्ट, लेट पेमेंट और इंटरेस्ट, वो टैक्स है। क्लियर? बजाज फाइनेंस से अगर आपने कभी करवाया हो तो जनरली वो ये बात बोल देते हैं कि सर प्रोसेसिंग फीस लगेगी, आपका प्रॉपर केवाईसी सिबिल सब कुछ हम चेक करेंगे और सब कुछ आपका लोन प्रोसेस करेंगे, 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी फ्लैट, ठीक है। आप कितने मर्जी का फाइनेंस करवा लो, वो 1000 रुपये जीएसटी, वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो लोन प्रोसेसिंग फी है। तो उसने यही बात लिखी है लास्ट में, कहता है सर्विस चार्जेस अगर उन्होंने कोई आपको लगा दिए, इसमें सेकंड केस में मैसर्स एबीसी लिमिटेड नहीं है, बजाज फाइनेंस वालों ने अगर आपको कोई सर्विस चार्जेस लगा दिए तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि उनके हाथ में बाकी सब कुछ टैक्सेबल होता है। बैंक की बात करूं, बैंक मेरे को ना डेबिट कार्ड चार्जेस लगा देता है एनुअल 100 रुपए के, उसके ऊपर जीएसटी है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस लगाए तो उसके ऊपर जीएसटी है। मैं स्टेटमेंट 2 बार एक्स्ट्रा निकलवाने चल रहा हूं, स्टेटमेंट के चार्जेस लगा देता है, ठीक है, सबके ऊपर जीएसटी। कोई इंस्पेक्शन कर दी, कोई लोन एनुअल रिन्यूअल करवाया, कोई इंस्पेक्शन की, व्हाटएवर सब कुछ चार्जेस हैं, सबके ऊपर जीएसटी है। किसके ऊपर जीएसटी नहीं है? इंटरेस्ट के ऊपर। फाइन, सो इट वाज a circular worth खाते। अमेंडमेंट नंबर 12 के ऊपर आ रही थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 9.14। ऑलरेडी ये आपके सप्लीमेंट नोट्स में आ गई थी जी। ये केस लॉ था जिसके अंदर अगरबत्ती 10 के साथ 1 फ्री दे रहे थे, ठीक है, और उसमें ना मैंने कुछ गलत कह दिया था, मैं उसको रेक्टिफाई भी करना चाहता हूँ। उस जिसमें हमने कहा कि अगर आप हमसे 1 लाख अगरबत्ती खरीद लेते हो तो एक प्रेशर कुकर फ्री मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा। तो मैंने आईटीसी के चैप्टर में उन्होंने आपको कहा कि नहीं मिलेगा। नीचे एक अलग से क्वेश्चन था, क्या ये सप्लाई कंसीडर होगा? वहां पे मैंने यस बोल दिया था, वो यस नहीं है, वो नो है, ठीक है, वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो इस सप्लीमेंट के अंदर जब मैं आपको केस लॉ करवाता था जिसमें मल्टीपल केसेस थे, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। सुन लेते हैं, मिल गए सबको। 7 मार्च 2019 का सर्कुलर है जी। It is a common practice among the certain sections of the trade and industry such as the pharmaceutical companies जो कि ड्रग सैंपल्स देती है अपने स्टॉकिस्ट को, डीलर्स को विदाउट चार्जेस, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन होती है जिन पे लिखा भी होता है पीछे नॉट फॉर सेल, आप कभी उनका एमआरपी देखते हैं, वो ना डॉक्टर्स को रखवा देते हैं ऐसे 100 पैकेट कि सर आप अपने पेशेंट को देख के देखना इसके रिजल्ट कैसे, आपको अच्छा लगे तो आगे से प्रिस्क्रिप्शन में लिखना शुरू कर देना। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स को रखवा के आते हैं और डॉक्टर्स के पास फ्री मेडिसिन बहुत सारी पड़ी होती है, उनके ऊपर लिखा भी होता है नॉट फॉर सेल, क्योंकि वो फ्री सैंपल है। तो वो कहते हैं कि जी ये सप्लाई नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी ये सप्लाई नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएं। आप शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करते, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। तो कहते हैं अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड कि जो सैंपल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसीडरेशन दिए गए हैं वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आते, इसीलिए इनका आईटीसी भी एडमिसिबल नहीं है। हम तो आपको एग्जाम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। अब एक चीज जो सप्लाई ही नहीं है उस पर कैसे आईटीसी ले लोगे? एग्जाम सप्लाई पे जैसे आईटीसी नहीं मिलता, तो अगर मैं कहता हूं कि सर एक मैंने ट्रांसफर किया जो सप्लाई ही नहीं है तो उसके ऊपर भी आपको आईटीसी नहीं मिलने पाएगा। तो वो कहता है कि जी 17(5)H में ये पढ़ाया भी था मैंने आपको कि अगर आपके गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल के तौर पे अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक हो जाता है जी, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता। सुनिएगा जी, बाय 1 गेट 1 फ्री की जो ऑफर है, कहता है कि जी बहुत बार सोप्स के ऊपर ऐसे आ जाती है कि 4 के साथ 1 फ्री आ जाती है, 1 के साथ 1 फ्री आ जाती है, या फिर टूथपेस्ट के साथ 1 टूथब्रश हम आपको फ्री दे देते हैं। तो वो कहता है कि जी 7(1)(a) के अकॉर्डिंग जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ये सप्लाई में कवर नहीं होगा, ठीक है। उस दिन आफ्टर द क्लास कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहा था, लेट अस से मेरी जो 10 अगरबत्ती है वो 10 रुपए की एक और 100 रुपए का पैकेट है। मैंने कहा कि जी अगर आप 10 की 10 इकट्ठे ले लेते हो तो मैं आपको 9 रुपए की लगाकर 11 दे दूंगा 100 में या 99 में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये मत बोलो कि एक फ्री दे दूंगा, आप ये बोल दो कि 100 में ही 11 दे दूंगा, ठीक है, 9 रुपए की लगा दूंगा, बात तो एक ही है। उससे क्या होगा, आपको 11वीं अगरबत्ती के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। ये भी अब यही बात बोल रहे हैं, कहते हैं कि जी आपने अगर 1+1 फ्री लिख दिया, फिर से बोल रहा हूं कौन से वर्ड से प्रॉब्लम है हमें, फ्री से। कहते हैं कि जी फिर तो मैं इसका आईटीसी लेने नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं सप्लाई ऑफ 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1, मतलब मैं फ्री में नहीं दे रहा,
एक के ही प्राइस में आप दो गुड्स ले जाइए। इट मे अपीयर एट द फर्स्ट ग्लांस कि ये तो बिल्कुल यही बात हो गई, बाय वन गेट वन फ्री, वन आइटम इज सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, लेकिन इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ द फ्री गुड्स। बट इसके अंदर हमने क्या बोला कि दो या दो से ज्यादा गुड्स आपको एक के ही प्राइस में दिए जा रहे हैं। ऑथर भी क्या कहता है, इट कैन बी बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन। इन दिस केस वो कहता है कि जी आप अब यहां पे कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई के हिसाब से प्राइस टैक्स लगा सकते हैं और आईटीसी भी आपको मिल जाएगा, फाइन। सो ये हमारा यहां पे क्लियर हो गया। और वो कहते हैं ये पॉइंट बिल्कुल अलग था जी, अब आगे के पॉइंट बिल्कुल अलग है। फिर वो कहते हैं कि डिस्काउंट दो तरह के रहते हैं जी, एक स्टैगर्ड डिस्काउंट, अगर आप बेस्ट प्राइस जाएंगे, ठीक है, बेस्ट प्राइस के अंदर उन्होंने ऐसे मतलब एमआरपी जो जहाँ पे प्राइसेस लगाए हुए हैं वो कैसे लगाते हैं कि अगर आप एक लेते हो तो ये 10 रुपए वाली चीज़ 9 की मिलेगी, 2 से 10 लेते हो तो 8.5 की मिलेगी, 10 से 100 के बीच में क्वांटिटी उठाते हो तो आपको 7.5 की मिलेगी, 100 से 500 पीस उठाते हो तो हम 6.5 की देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट, जितनी ज़्यादा यूनिट्स खरीद लोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट हम दे देंगे। सो कहते हैं कि स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द परचेज वॉल्यूम। यहाँ पे ये जो परचेज वॉल्यूम है ना, दैट इज वन टाइम परचेज। ऐसा नहीं कि महीने में इतने यूनिट्स ले लेना या साल में इतने यूनिट्स ले लेना, उसको वॉल्यूम डिस्काउंट कहा जाता है या पीरियोडिक डिस्काउंट कहा जाता है। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या है, वन टाइम परचेज के ऊपर जितनी ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आप भी बहुत बार घर के लिए ना 2-4 पीस इकट्ठे लेते हैं तो आप बड़ी बार कहते हैं कि सर 4 पीस इकट्ठे ले लें, ज़्यादा डिस्काउंट करो, ठीक है। कौन सा हम सिर्फ 1 पीस ले रहे हैं, आपको भी पता है कि स्टैगर्ड डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जी अगर आप 5,000 तक खरीद लेते हो, ये शॉपिंग मॉल्स में ऐसा होता है कि 5,000 की परचेज पे 10%, 10,000 या उससे ज़्यादा की परचेज पे 20%, 20,000 से ज़्यादा का ले लोगे तो 30%। और पीरियोडिक और एनडीए डिस्काउंट्स की भी यही होते हैं, जिसमें हमने कहा क्या कहा कि पूरे साल में अगर 10,000 पीस ले लोगे तो हम आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, फाइन। 1% का, और 15,000 ले लोगे तो 2% का, ठीक है। वो कहता है ये दोनों डिस्काउंट्स क्या, आप मेरे को बताएंगे जी, क्या ये दोनों डिस्काउंट्स इंक्लूड होने चाहिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में, एवी के अंदर आने चाहिए दोनों डिस्काउंट के नहीं आने चाहिए? असेसिबल वैल्यू में डिस्काउंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे तो आ जाएंगे, वैसे ही नहीं आएंगे। सर स्पेसिफिकली इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये डिस्काउंट्स की अमाउंट असेसिबल वैल्यू में इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें? मतलब सीधी सी बात है कि टैक्स 10 रुपए पे लगाऊं कि 9 रुपए पे लगाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर 9 रुपीज पे टैक्स लगाइए, मतलब डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड नहीं करना। अगर उसने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली और वो कहते हैं कि सर 1 रुपये के डिस्काउंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, 10 रुपये के पीछे अब मैं उसे 1 रुपया डिस्काउंट करके 9 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे केस 1 उसने एक ही बार में ज़्यादा यूनिट्स ले लिए, या फिर केस 2 उसने उस साल में उतने यूनिट्स पूरे कर लिए जितने पर उसे 1 रुपये का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। माई क्वेश्चन टू यू इज कि इंक्लूड करें 1 रुपये को कि ना करें? टैक्स 10 पे लगाएं कि 9 पे? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर टैक्स 9 रुपये पे लगना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर टैक्स 10 रुपये पे लगना चाहिए? 9 इज करेक्ट, 9 इज करेक्ट। जो आप कंडीशन मेंशन कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है जी, कि इनवॉइस इशू होने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी नोटेड, उसको ये बात पता हो, बाद में ये ऑफर नहीं मिलनी चाहिए। ये इनवॉइस इशू होने से पहले अगर आपकी टर्म्स स्टेटेड है जिसको वो बाद में भी अवेल कर सकता है तो कोई बात नहीं, ये डिस्काउंट दोनों के केसेस में माइनस हो जाएंगे। आगे उसने लिखा भी है, कहता है कि ये दोनों ही डिडक्टेबल है, OH करना है। ओनली हेडिंग स्टैगर्ड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट, जॉन से भी आपने लिए, कहता है ये दोनों ही डिडक्टेबल है। आईटीसी मिल जाएगा जो गुड्स आपने डिस्काउंट पे दिए, ऑब्वियसली यस, फ्री में थोड़े ना दे दिए, डिस्काउंट पे दिए हैं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 रुपए की चीज 1 रुपए में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 रुपए की चीज 1 पैसा में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किससे प्रॉब्लम है? फ्री वर्ड से प्रॉब्लम है, फ्री वर्ड से प्रॉब्लम है।
सो वो कहता है कि जी प्रॉपर कहता है इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का और कैपिटल गुड्स जो वो बनाने में आपने यूज किए हैं सबका ईटीसी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी डिस्काउंट कहता है कि जी जो कि टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त तो नोन नहीं थे, बाद में आपने मन से बनाकर दे दिए, ये नहीं माइनस होते जी, ये नहीं माइनस होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सुनिएगा जी प्लीज। Where one or more tax invoices has been issued, ये अब बता रहा है कि when to issue the credit notes। आपको पता ही है जी, अगर तो आपने ज़्यादा वैल्यू चार्ज कर दी है, ज़्यादा गुड्स चार्ज कर दिए हैं रेसिपिएंट को जबकि कम पहुंचे हैं, ठीक है, इन दैट केस लेटर ऑन आप उसे क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। क्रेडिट नोट हमेशा कौन इशू करता है? सप्लायर। ऑब्वियस, ठीक है जी, दैट वाज बट ऑब्वियस। रेसिपिएंट कभी भी कुछ इशू नहीं करता जी, इनवॉइस हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब कुछ हमेशा सप्लायर ही इशू कर सकता है जी, रेसिपिएंट कभी भी इशू कर ही नहीं सकता। इसने ये बात बोली है, प्लीज लास्ट में बस मेरे से सुन लीजिए। कहते हैं सर डिस्काउंट में देना चाहता हूं, मैं उसको क्रेडिट नोट इशू कर दूं, ठीक है, हमने कहा क्रेडिट नोट इशू कर दो, लेकिन अगर आप कहोगे कि जीएसटी रिवर्स हो जाए, अगर आप चाहते हो आईटीसी रिवर्स आपका ना हो, मतलब अगर आप उसके ऊपर जीएसटी भी कम करना चाहते हो, लेट अस से मैं एक आपको केस बताता हूं। मैंने आपको कहा कि साल में आप में से 10,000 यूनिट ले लो, 2% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा। आज जब पहले 2,000 यूनिट जा रहे हैं, मेरे को पता है कि आप साल में 10,000 ले पाओगे कि नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो मैं तो आपको पूरा रुपया लगाए जा रहा हूं और 11वें महीने में जाकर मैंने देखा कि आपने 10,000 का टारगेट पूरा कर लिया। अब आपको पूरे साल की परचेज पे 2% का डिस्काउंट और मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है, फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट बिल 10,000 के बाद से नहीं मिलना शुरू होगा, बल्कि सभी पे आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहां तक समझ में है? अब जब मैंने आपको 2% का डिस्काउंट करना है तो मैं सरकार को कहता हूं सर इनको क्रेडिट नोट इशू कर दूं, क्यों? अब इनसे 2% कम लेने हैं, अब इनसे 10 लाख रुपया नहीं लेना, 9,80,000 लेने, लेकिन मैं इनको अभी तक कितने से डेबिट कर चुका हूं ऑलरेडी? 10 लाख से। अब मैं इनको 20,000 से क्रेडिट करना चाहता हूं क्योंकि इनसे अब 9,80,000 लेने, इनको 2% का डिस्काउंट देना है क्योंकि इन्होंने हमारी कंडीशन पूरी कर दी जो मैंने पहले ही बताई थी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो सरकार कहती है कि जी आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, क्योंकि कौन से केसेस में? अगर आपने ज्यादा अमाउंट चार्ज, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा कर दी, या गुड्स आपके डेफिशिएंट निकले या कम क्वालिटी के निकले। तो मैं कहा सर मैं पहली अमाउंट में, मैंने इनको ज्यादा से डेबिट कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू कम बनती थी। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि सर टैक्स कितने पर लगाओगे, 10 लाख पे या 9,80,000 पे? उन्होंने कहा कि जी 9,80,000 पे। अगर ये डिस्काउंट सेकेंडरी डिस्काउंट नहीं था जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से पता थी, तो ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आपको टैक्स भी 9,80,000 पे ही देना पड़ेगा। अब सुनिएगा जी प्लीज, मैंने कहा सर ये हम लेटर से दिवाली पे ऑफर लेकर आए, पहले नहीं बताई थी, न्यू ईयर पे या क्लोजिंग के वक्त हम ऑफर लेकर आए कि कंपनी को इस बार बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, हम अपने सभी डीलर्स को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। हमने क्या कहा कि जी जिसने भी हमसे 10,000 से ज्यादा यूनिट लिए हम 2% का हमको डिस्काउंट दे रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है टैक्स पूरे 10 लाख पे ही देना पड़ेगा। मैंने उनसे बस इतनी सी बात पूछी कि सर क्रेडिट नोट इशू कर दूं, मेरी किताबें नहीं ना मैच करेगी। कहते क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, टैक्स पूरा 10 लाख। ये देखिए क्रेडिट नोट करके इतनी मेहनत कर रहा था, अगर इसमें सिर्फ डिस्काउंट वाला पॉइंट होता ना मैं करवाता ही ना, क्योंकि वो आपके माइंड में पहले से ही सेटल्ड था कि अगर डिस्काउंट प्री मेंशन्ड है, प्री एग्रीड है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नोटिस है तो वो माइनस हो जाता है, नहीं तो माइनस नहीं होता। सिर्फ क्रेडिट नोट के लिए पढ़ा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्री की क्रेडिट नोट हम इशू कर सकते हैं, इवन द केसेस जिसके अंदर हम 15(3)(b) की कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे। सेकेंडरी डिस्काउंट की बात कर रहा है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड, इस सर्कुलर में क्या आया, फाइनेंशियल और द कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय द सप्लायर इवन इफ वो डिस्काउंट माइनस नहीं होना चाहिए फ्रॉम द असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू में से माइनस नहीं होगा, बट आपकी किताबें नहीं ना मैच करेगी तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। और उसने बोल भी दिया जी सेकेंडरी डिस्काउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल, और इन अदर वर्ड्स अगर माइनस करना है तो वो पहले से सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। फाइन सर जो भी आपने दिवाली वाली एग्जांपल दिए तो बता दो।
मैंने पहले तो आपको बताया नहीं था कि 10,000 से ज़्यादा गुड्स ले लोगे तो कोई डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दिवाली या फिर मार्च में आकर मैंने रियलाइज़ किया कि इस बार हमारी कंपनी को बम्पर प्रॉफिट्स हुए और हम अपने डीलर्स को भी खुश करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जी कंपनी एक और स्कीम लेकर आ रही है अब मार्च में, जिसमें जितने भी डीलर्स ने हमसे पूरे साल में 10,000 से ज़्यादा यूनिट लिए अब उनको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सेकेंडरी डिस्काउंट है, ये माइनस नहीं होगा फ्रॉम द असेसिबल वैल्यू, बट इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। Coming to the next, अमेंडमेंट नंबर 13 है जी हमारे पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेज नंबर 9.29 के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जी, केरला फूड सेस, ठीक है जी, KFC। कोई ज्यादा तो नहीं KFC, केरला फ्लड सेस, हाँ KFC कहना था ना तो फूड निकल गया मुझसे, केरला फ्लड सेस। इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात लिख के छोड़ दी, सुनिएगा जी मेरे से, कि केरला फूड सेस के लिए वैल्यूएशन के अंदर जो वैल्यू असेसिबल वैल्यू है उसी अमाउंट पे ये लगेगा। कंफ्यूजन क्या है सुन लीजिए। मैंने कहा कि सर केरला फूड सेस मेरे ऊपर लगेगा, 100 रुपए के गुड्स हैं, 6 रुपए CGST, 6 रुपए SGST और 1% केरला फूड सेस है। ये 1% 100 का करूं या 112 का करूं? उन्होंने कहा कि जी 100 का करना है, असेसिबल वैल्यू का 1% करना है। जो CGST के लिए असेसिबल वैल्यू है ना उसी पे केरला फूड सेस पे लगेगा। तो हमने कहा चलो आपने एक तरह से हमारा फायदा ही किया। अगर आप कहते हैं 112 पे देना है तो 1 रुपये 12 पैसे देना पड़ता था, आपने कहा 100 पे देना है तो सिर्फ 1 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी पूरी बुक में केरला फूड सेस की बस इतनी सी ही बात है, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ नोट करके आपके लिए लेकर आया हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा एनलाइटन करने के लिए। केरला फूड सेस आपको पता है जी, केरला के अंदर अगस्त 18 में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, ठीक है, जिसके अंदर बहुत वहाँ पर बुरा हाल हुआ और बहुत डिस्ट्रक्शन। न्यूज़ में भी आता था कि 2, 4, 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। तो उसको रीइंबर्स करने के लिए केरला की गवर्नमेंट ने, सिर्फ केरला की गवर्नमेंट ने, पूरे इंडिया के ऊपर नहीं, सिर्फ केरला के अंदर, वाइट द नोटिफिकेशन नंबर दिस, CBDT ने 4th अमेंडमेंट रूल्स के अंदर वो कहते हैं कि ये लगाया, वाइट द सेड नोटिफिकेशन द बोर्ड इंसर्टेड अ न्यू रूल ऑफ 32A व्हिच डील्स विद द वैल्यू कैसे की जाएगी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ KFC, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जी KFC के लिए ये देखिए आपकी बुक में भी अमेंडमेंट क्या कहते हैं कि सेक्शन 15 असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट AV जो सेक्शन 15 ऑफ द CGST है उसी वैल्यू पे से लगाया जाएगा। वो मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर दिया कि 100 रुपए के ऊपर ही 1% आपको देना पड़ेगा। थोड़ी सी बेसिक प्रोविजंस ऑफ द KFC पढ़ लेते हैं जी, ध्यान से पढ़ना प्लीज। कहते हैं KFC इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसके ऊपर CGST आपको पे करना पड़ेगा, मतलब SGST और CGST। इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन टू अनरजिस्टर्ड, माइंड माय वर्ड्स, अगर केरला के अंदर ही B2B की ट्रांजैक्शन है तो KFC नहीं लगेगा। कब लगेगा? एक तो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए और B2C ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब अगर आप एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं जिसने आगे उसे बिजनेस के लिए यूज नहीं करना, वो B2C है, तो वो कहते हैं कि जो उसके ऊपर लग जाएगा। और अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हैं, कॉम्पोजिशन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, फिर तो आपको KFC नहीं पे करना, क्योंकि उस बेचारे के ऊपर तो वैसे ही 1%, अगले को ITC भी नहीं मिलता, तो उसके ऊपर KFC नहीं लगेगा। KFC के रेट जो हैं जी वो सभी के केस में 1% है, जिन पे रेट 12% देखिए SGST, जिन पे 18% है, जिनके ऊपर 28% है, और जिनके ऊपर 3% है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर जो रेट है वो 1.5% का है, उसके ऊपर 1% नहीं, क्योंकि उस केस में तो 1% बहुत ज़्यादा था, तो वो कहते हैं कि जी उस केस में 0.25 है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, अगर वो B2C है, अगर वो B2C है और इंट्रा स्टेट है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये 2 साल के लिए लाया गया था, ठीक है, फॉरएवर के लिए नहीं लगा दिया, इतना भी नुकसान नहीं हुआ। हमने कहा कि जी 2 साल में हम इतना पैसा कलेक्ट कर लेंगे जिससे गवर्नमेंट लॉस की भरपाई कर सके। फाइन,
चलें। सो आपके बुक में बस इतनी सी बात है कि किस अमाउंट में वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो सेक्शन 15 वाली वैल्यूएशन 100 रुपए के ऊपर ही KFC लगाया जाएगा। KFC का थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिया। अमेंडमेंट नंबर 14 की तरफ प्रोसीड करना है। पेज नंबर 10.3 ITC के चैप्टर में आपको आना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूं फ्रॉम द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इनवॉइसेस मेरा सप्लायर, सप्लीमेंट से भी पढ़ा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पेपर में जरूर आएगी, बी इट एग्जीक्यूटिव बी इट प्रोफेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मैंने आपको बताया था कि सप्लायर ही हमेशा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइस इशू करता है। कई बार वो इनवॉइस को नहीं चढ़ाता। अगर वो चढ़ाता नहीं है तो मेरे को ITC नहीं मिलता, ठीक है। सो इन दैट केस हमने कहा कि सर क्या रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट अपने इनवॉइसेस, परचेज के इनवॉइसेस खुद चढ़ा सकता है? तो हमने कहा चढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर ITC भी आप क्लेम कर सकते हैं, बट अप टू 10%, अप टू 10%। तो जितना भी आपका एलिजिबल ITC बनता है जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, अप टू 10% तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट अगर 10% के बियॉन्ड वो अमाउंट जा रही है तो आपको सप्लायर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही इनवॉइस चढ़ेगा, तभी आपको ITC मिलेगा। ये पहले 20% से आई थी, बट आपके सप्लीमेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन उन्होंने रेफर की है उसमें 10% हो गई थी। तो पहले 20% थी और कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने इसको 20 से कम करके 10% कर दिया था, ठीक है। तो आपकी जो बुक नोट्स में से मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें 20% लिखा हुआ है, बट ये 20 नहीं है, ये 10 है। फाइन, मैं रीड कर देता हूं और फिर आपको वो अमेंडमेंट से भी पढ़ा दूंगा जी, जो सप्लीमेंट GST की वेबसाइट के ऊपर है। ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or the debit notes, the details of which have not been uploaded by the supplier। वो आप खुद अपलोड कर सकते हैं। That is in the GSTR 1 उन्होंने नहीं दिखाए, और क्योंकि उन्होंने GSTR 1 में नहीं दिखाए, आपके 2A के अंदर भी नहीं आए ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये 20% ऑफ द एलिजिबल अवेलेबल जो से डेबिट नोट और इनवॉइसेस हैं, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। आइए जी मैं आपको सर जितना उसका टोटल ITC बनता है उसका 20%, जितना ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है बाय द सप्लायर्स। कोई एक सप्लायर से तो लिया नहीं होगा, 50 सप्लायर से उसने टोटल जितना भी सामान खरीदा, जिन्होंने अपने अपने बिल चढ़ाए हैं, तो उनके ऊपर मेरे को ITC 10 लाख मिल रहा था, ठीक है। इसको हमने बोला एलिजिबल ITC, और उसका 10%, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए तक का ITC आप अपने चढ़ाए हुए बिलों से क्लेम कर सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड। पेज नंबर 16 था, वो जो 46 पेजेस वाले सप्लीमेंट आपको दिए गए थे, उसके पेज नंबर 16 के बॉटम के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी जी हमारे पास। आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं वैसे, ये देखिए जी, ये देखिए पेज नंबर 16 के बॉटम के अंदर वो कहता था कि जी आप खुद भी इनवॉइसेस अपलोड करके, अगर कोई इनवॉइस अपलोड करना रह गया, आप खुद इनवॉइस अपलोड करके उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। और लेकिन जब रूल 36 के अंदर हम गए, वहां पर ये बात लिखी थी शैल नॉट एक्सीड 10%, ठीक है। ये पहले 20 था, अब ये 10% हो गया है। सो आपने 10 ही करना है जी पेपर के अंदर। चलेंगे जी आगे, ब्रेक ले लें।